अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। मीडिया साहब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी प्रोसेस और कुछ ज़रूरी मालूमात जो आप लोगों के साथ वक्तन वक्तन मैं शेयर करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में मालूम नहीं है और काफ़ी कन्फ्यूजन में और कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। तो इस पर डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रखने और किस तरह से ये प्रोसेस तमाम करना है और कौन सी ज़रूरी मालूमात हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की हाई डिमांड स्किल्स कौन सी है जिसको करने के बाद आप इजीली वर्क परमिट ले सकते हैं, या यहाँ पे आने के बाद आप इजीली यहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं और बहुत अच्छी पे ले सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद घरों के बारे में यूरोपीय यूनियन का एक नया कानून जो कि एक नया फ़ायदेमंद साबित होगा, इस पर बात करेंगे। आखिर में बात करूँगा कि होशियार बैंकों और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के तहत एक नई कार्रवाई शुरू की गई है जिस पे काफ़ी लोगों को टारगेट किया गया है। ये कौन सी कार्रवाई है और किस तरह से उनको टारगेट किया गया है, किस तरह के उनके बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे जो लिंक है चैनल का वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ पे आपको अहम मालूमात मिल सके। आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं ऑलरेडी। मैं वहाँ पे बेशुमार जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर दे चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन का जो नेशनलिटी का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़रूरी जो मालूमात है वो आपने कौन सी है जिसका आपने ख्याल रखना, और बाद में बहुत सारे दोस्त इस पर परेशान होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्पेन नेशनलिटी जमा करवाते वक्त स्कैन करके ऑनलाइन अपनी फ़ाइल जमा करवाई थी नेशनलिटी की, वो तमाम डॉक्यूमेंट को आपने संभाल के रखना है। ये नहीं सोचना कि उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखने हैं, क्योंकि जब आपकी नेशनलिटी पास होगी वही डॉक्यूमेंट्स आपकी खुरा मिनटों में चल जाएंगे। इस वजह से उन डॉक्यूमेंट्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। वो जैसे टेस्ट हैं, जैसे ट्रांसलेशन है, तमाम चीज़ें जो हैं वो संभाल के रखनी है। उसके बाद एक बहुत अहम पेपर जो कि उर्दू का निकाहनामा है, जब आपकी शादी होती है तो जो निकाह ख्वाह होता है वो आपको उसके बाद तीन परत होते हैं। एक वो अपने पास रखता है जो उसके रिकॉर्ड में होता है, एक आपकी यूनियन कौंसल जो लड़की जिस यूनियन कौंसल के मतलब आपका निकाह हो रहा है, एक वहाँ चला जाता है, और एक आपके पास यानी लड़के वालों के पास एक परत चली जाती है। तो इस तरह से ये तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं ये तकसीम हो जाते हैं। अब इनको आपने संभाल के रखना होता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि जो निकाह ख्वाह वाला होता है वो यूनियन कौंसिल निकाह ख्वाह वाला सेम रहता है और एक लड़की वालों के पास चला जाता है। इस तरह से तीनों परतों की तकसीम होती है और इन तीनों को में से एक भी अगर गुम हो जाता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से उर्दू वाला निकाह नामा जो है वो अमूमन तौर पे हम सोचते हैं कि अब नादरा का रजिस्टर्ड हो चुका है, हमें नादरा ने इशू कर दिया है तो अब कोई मसला नहीं है, वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड है। लेकिन नहीं, ये एम्बेसी जो है ये बेस देखती हैं, जो ओरिजिनल इशू होता है वहाँ पे उसकी आपको किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसका बेहतरीन हाल होता है क्योंकि वो काफ़ी नाजुक पेपर होता है, उसको जो है वो पेपर करवा लेना चाहिए प्लास्टिक का, ताकि किसी वक्त भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे काम ले सकते हैं। तो इसी तरह कुछ दोस्तों के साथ मसला ये दरपेश आया कि उनका जो उर्दू वाला निकाहनामा है वो किसी न किसी तरह ज़ाया हो गया और किसी और जगह से मिल भी नहीं रहा, जिसकी वजह से उनको दुश्वारी का सामना रहा और उन्होंने काफ़ी तगदो के बाद, काफ़ी मसले मसाइल के बाद जो है वो डुप्लीकेट बनवाए और जैसे तैसे करके उन्होंने अपने काम चलाए। लेकिन काफ़ी परेशानी के बाद, क्योंकि वो काफ़ी ओरिजिनल पेपर है, उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके ऊपर काफ़ी अहम मालूमात होती है जो कि उस वक्त फिल हुई होती है और वही ओरिजिनल होता है। और अगर आपने पहले किसी इदारे को उसकी कॉपी वगैरह दी होती है तो ये एक और मसला होता है, दोबारा आप डुप्लीकेट बनवाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा मसला बनेगा। गर्ज़ यही है कि तमाम प्रोसेस जो स्पेन नेशनलिटी के उसमें तमाम डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें, उसमें कोई भी ज़ाया ना हो। जब आप फैमिली बुलवाते हैं या नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, बच्चों का कुछ प्रोसेस करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें, क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बाद में उनको परेशानी होती है ऐसे डॉक्यूमेंट्स के गुम होने की सूरत में। अब बात करते हैं स्पेन की हाई स्किल्ड जो
डिमांड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड है इन स्किल्स की। अगर वो आप कर लेते हैं तो काफ़ी दोस्त जो कमेंट करते हैं कि हमें वर्क परमिट के लिए कौन सी स्किल करनी चाहिए, स्पेन आने के लिए या यूरोप आने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी रह जाती है। और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रैगो फार्मासियन करना चाहते हैं या कोई भी स्किल में वो जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ पे परेशान ना हो, आते ही अच्छी जॉब उनको मिल जाए, उनके पास पेपर हो या ना हो, इसके साथ साथ उनको अच्छा जो है वो उसकी पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्किल्स हैं जिसका मैं लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपने चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना कि ये स्किल्स ऐसी हैं, ये ना सिर्फ स्पेन में, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये वो स्किल्स हैं जिसकी बेस पे आप कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन तक ले सकते हैं। इस वजह से आपने इन स्किल्स को ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये ज़्यादा टेक्निकल मैकेनिकल स्किल्स हैं। इसमें आप जो कम्यून के ड्राइवर्स हैं, जो क्रेनों के ड्राइवर हैं, जो इंडस्ट्रियल ड्राइवर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त डिमांड है, क्योंकि हर मुल्क में तकरीबन इसकी कमी है। इसके साथ साथ बाकी बेशुमार ऐसे शोबे हैं जहाँ पे इस वक्त कमी है हुनरमंद लोगों की, जिसमें ख़ास तौर पे लकड़ी का काम जानने वाले, कंस्ट्रक्शन में जो लकड़ी का काम इस्तेमाल होता है उसका काम जो लोग जानते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर वो आप पहले कर लेते हैं या आपको ऑलरेडी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा हाथों हाथ लिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इन स्किल्स की बेस पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बहुत आसानी के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं अपना कोई ना कोई ट्रायल देने के बाद। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा जो मैकेनिकल लोग आते हैं, जिनके पास हुनर होता है गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, रिपेयरिंग का या इस तरह का कोई हुनर, तो वो तो आते हैं, उनके पास पेपर भी नहीं होते, तो ठीक चंद दिनों में वो किसी न किसी वर्कशॉप, किसी न किसी जगह पे जाके अपना हुनर उनको दिखाने के बाद वहाँ पे लग जाते हैं। बेशक उनकी सैलरी शुरू में इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनके पास पेपर नहीं होते, लेकिन उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर होते हैं जिनके पास वही कैटेगरी में होते हैं, यानी कि जिनके पास पेपर भी नहीं होते उनकी तरह, लेकिन उनके पास हुनर कोई नहीं होता। उनकी निस्बत ये बहुत लोग जो है वो अच्छा कमा रहे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि घरों के बारे में यूरोपीय यूनियन ने क्या नया कानून पास किया है। नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में यूरोपीय यूनियन चाहती है कि जो हिपोथेका के ज़रिए लोगों ने घर लिए हैं, अब इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जो किस्तें वेरिएबल थी वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं, उनको किसी न किसी तरह राहत दी जाए। 200 यूरो तक यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि उनको राहत दी जाए कम से कम, यानी कि अगर एक बंदे की किस्त पहले 400 थी अब 600 हो चुकी है, वो जो 200 यूरो बढ़ा है वो हुकूमत पे करे। अगर किसी की 500 थी और अब 700 हो चुकी है या 800 हो चुकी है और हुकूमत ये चाहती है कि कम से कम उसको कंपनसेट जो है वो 200 यूरो का किया जाए और 200 यूरो उनको इमदाद दी जाए। ये कानून काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इस पर अमल दरामद तमाम यूरोपीय मुल्क पे लाजम होगा और अनकरीब इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक अहम टॉपिक पे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त परेशान कर रहा है लोगों को, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आपने एक बहुत ज़्यादा अहम एहतियात करनी है, वरना आप परेशान हो सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया कि उनकी जो सैलरी आती थी वो ऑलरेडी बैंक में आती थी और कुछ वो कमीशन बेस काम करते थे। उन्होंने क्या किया कि वो जो कमीशन बेस काम करते थे वो भी अपने बैंक अकाउंट में डालना शुरू कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हर हफ्ते जो है वो 600, 700 यूरो, 800 यूरो जो है वो डालना शुरू कर दिया डायरेक्ट कखीरों के ज़रिए, यानी कि मशीन के ज़रिए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। एक तरफ तो आप अपनी पूरी सैलरी शो करवा रहे हैं कि वो मेरी बैंक में आती है, दूसरी तरफ हर हफ्ते की बेस पे आप 600, 700, 800 यूरो जमा करवा रहे हैं, तो उसमें शक व शुबात बढ़ जाते हैं। उनके अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, ना तो वो अकाउंट ओपन हो रहे हैं, उन पे ना ही वो काम कर सकते हैं और ना ही उनके फ़िलहाल पैसे वो वापस ले सकते हैं। उस पर इंक्वायरीज़ लग चुकी हैं और उनसे डिमांड की जा रही है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, इसको बाई डॉक्यूमेंट शो करो। अब वो बाई डॉक्यूमेंट किस तरह शो कर सकते हैं, क्या बताएं कि कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, अगर वो सच बताते हैं तो वो फंसते हैं। इस वजह से हमेशा याद रखें, अगर आपकी नॉमिनल बैंक अकाउंट में आ रही है तो आप कखीरों पे एक हफ़्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 300, 400 यूरो से ज़्यादा जमा ना करवाएं।
अगर आपकी जॉब करते हैं तो इससे ज़्यादा कभी भी ना करवाएं। उसमें अगर आप बता सकते हैं कि मुझे टिप मिलती है, मुझे कुछ बोनस मिलते हैं जो मैं इजाफी जमा करवा देता हूँ, लेकिन एक तरफ अगर आपकी सैलरी 1500 वो आपके बैंक अकाउंट में आ रही है और साथ आप हफ्ते का 1000 यूरो मज़ीद जमा करवा रहे हैं और 4 हफ्तों का 4000 यूरो या 4 हफ्तों का आप 2 से 3 ढाई यूरो और जमा करवा रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट ब्लॉक किए हुए हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे सबादिल की बात करूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है और उन्होंने इंक्वायरीज़ मैटेड भेज दी हैं। अब उनके रिज़ल्ट क्या आते हैं, क्या परेशानी होती है, मज़ीद उनको जुर्माना होता है या उनके अकाउंट से 21% असिंदा काटता है, क्या होता है, इस पर नई अपडेट आने वाले वक्त में जैसे वाज़ेह होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।